गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक का डिस्कशन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 21 तक का डिस्कशन करेंगे। हम मनोहर रे चैप्टर 9A का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो अगर जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ओके, तो पेडेस्टल क्या होता है? आपने मार्केट में या कहीं जहाँ पर मूर्ति लगी होगी आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिख जाती हैं जिस पर कि मूर्ति लगी होती है। ओके, तो ये जो आधार होता है इसको बोलते हैं पेडेस्टल। ओके, ये कॉलम यही पेडेस्टल है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति की हाइट हमें दिया है 1.6 मीटर और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं भूमि के इस बिंदु से मूर्ति के शिखर मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है यहाँ इस पॉइंट से देखने पर ये बन रहा है 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी सेम पॉइंट से ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपको 45 डिग्री बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब ये एंगल 45 डिग्री बोल रहा है। ओके, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमको आगे बोल रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ये वाली ऊंचाई फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पेडेस्टल की ऊंचाई कुछ है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। अब इस फिगर को हम फिर से बना लेते हैं एक साफ सुथरे फिगर में, जिससे कि हमको क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। ओके, ये हो गई मूर्ति की ऊंचाई हमारी 1.6 मीटर और ये पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर। ये छोटा वाला एंगल हमें 45 डिग्री दिया है और ये बड़ा एंगल जो है 60 डिग्री है। ठीक है, इस त्रिभुज का हम नामकरण कर देते हैं। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। तो ये त्रिभुज हो जाएगा ABC। ओके, हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, अगर हमको AB मिल जाए तो इस वाले ट्रायंगल से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 45 डिग्री एंगल दिया है। ये हो जाएगा लंब और अगर आधार मालूम चल गया तो हमारा H निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन का थीम समझ में आ गया? ओके, तो त्रिभुज ABC दिख रहा है आपको ना? त्रिभुज ABC में पहले tan का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद त्रिभुज ओके सॉरी इसको मान लेते हैं D हम। उसके बाद त्रिभुज ABD में हम tan का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज ABD में tan का फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो H की और AB में दो इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ओके, त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री बराबर BD/AB। ओके, tan 45 होता है 1 = BD बराबर H हमने माना है /AB। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB इधर चला जाएगा, AB हो जाएगा, इधर H बचेगा, AB बराबर H हो जाएगा। ओके, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है अपना, समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब इसमें क्या हो जाएगा? ये टोटल लंब हो जाएगा BC और आधार
ए बी हो जाएगा। ओके, लंब बी सी अपान आधार हो जाएगा ए बी। tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल्स टू बी सी बराबर आपका हो जाएगा h प्लस 1.6। समझ में आया? बी सी बराबर हो जाएगा अपना बी डी प्लस सी डी। सही है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर ये टोटल डिस्टेंस। ओके, बी सी बराबर हो जाएगा अपना 1.6 प्लस h अपान ए बी हमने यहाँ से फाइंड किया है h। ठीक, अब h का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये आ जाएगा तो √3 इंटू एच बराबर 1.6 प्लस h, ये हो जाएगा अंदर √3h। ओके, इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब ये h इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस h हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6। अब h दोनों में तो h को कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, यहाँ अंदर √3 बच जाएगा और यहाँ पे -1 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6। इसका मतलब h बराबर हो जाएगा 1.6 अपान अंदर √3 - 1 मीटर। अब अंदर √3 का मान होता है 1.732। अब यहाँ पर रख देंगे हम, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 अपान 1.732 - 1 इज इक्वल्स टू 1.6 अपान, यहाँ दशमलव के बाद 0 लगा लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 0 गया 7, यहाँ दशमलव 1 में से 1 गया 0। ओके, तो h बराबर आ जाएगा हमारा 1.6 अपान 0.732। तो h का मान कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 1.6 अपान 0.732, ये आ रहा है लगभग 21.85 मीटर। ओके, तो यही हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगी पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। ओके, इतना समझ में आ गया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है एक हवाई जहाज़ जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब हवाई जहाज़ ज़मीन से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ओके, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक हवाई जहाज है जो कि ज़मीन से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लेते हैं ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है हवाई जहाज। ओके, तो ये बोल रहा है कि हवाई जहाज पर बैठा कोई आदमी बैठा है उसके उत्तर की ओर। तो पहले हम उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम किसे बोलते हैं उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, ओके, और इसका मुख इस तरफ है, इधर साइड, ठीक, तो इधर साइड इसके सामने की तरफ जो दिशा होती है उसको पूर्व दिशा बोलते हैं। ओके, और इसके पीछे पीठ की तरफ जो दिशा होगी उसको पश्चिम बोलते हैं। ओके, समझ में आया? और इसके दाएं हाथ की तरफ जो दिशा होगी उसको बोलेंगे उत्तर, और इसके बाएं हाथ की तरफ जो होगी दिशा उसको बोलते हैं दक्षिण। ठीक,
दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ, ये बाएं हाथ की तरफ हो जाएगी, बाएं हाथ की तरफ। ये जिधर इसका मुंह रहेगा, ओके, उधर पूर्व दिशा हो जाएगी, जिसका इधर पीठ रहेगी वो हो जाएगी पश्चिम दिशा। ठीक। तो पेज में हम मैथ्स में 3D पेज तो हमारे पास होता नहीं है, हमारे पास 2D पेज होता है। तो 2D में जो दिशाओं को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको इस प्रकार से करते हैं। ऐसे एक बना देंगे 4, ओके, क्रॉस। इधर होता है ईस्ट, ओके, ई से ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व। इधर होता है वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। और ऊपर की साइड होता है आपका उत्तर दिशा, उत्तर, उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ। ठीक। और नीचे की साइड होता है दक्षिण। ठीक। दक्षिण को बोलते हैं साउथ। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हम मान लेते हैं कि ये जहाज पर जो आदमी खड़ा हुआ है यहाँ या बैठा हुआ है यहाँ पे, उसका मुख इधर साइड है। ये क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इधर साइड मुंह माना है इसका, तभी तो हम ऐसे बना पाएंगे फिगर। ओके। तो इसके तो बोल रहा है कि आदमी के उत्तर दिशा में एक पनडुब्बी है। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पर एक पनडुब्बी है, यहाँ पर पनडुब्बी है। ओके। और पनडुब्बी का एंगल कितना बन रहा है हमारा? पनडुब्बी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है। ओके। यहाँ पर जो आदमी बैठा है पनडुब्बी को देख रहा है, तो उसकी आंखें जो अवनमन कोण बना रही हैं वो है 30 डिग्री। ओके। यहीं पर जब ये आदमी दक्षिण की तरफ देखता है तो यहाँ पर ये एक युद्धपोत होता है, युद्धपोत। तो उसको देखने पर जब ये अवनमन कोण बनता है तो ये 45 डिग्री बनता है। ओके। तो मैंने ये इधर उत्तर कैसे माना, इधर दक्षिण, क्योंकि ये आदमी जो बैठा है इसका मुंह इधर साइड है, तो इसका बायां इधर हो जाएगा और दाहिना इधर हो जाएगा। तो बाएं साइड पनडुब्बी है और दाहिने साइड युद्धपोत है। ओके, इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो हमें मालूम है कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ओके। और ये जो एंगल बनेगा, ये अवनमन कोण है 45 डिग्री, तो ये वाले उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया? ठीक। इसका मतलब ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है कि युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी ये दूरी होगी। ठीक है। ओके। तो हम मान लेते हैं कि इस दूरी को हम यहाँ से यहाँ तक मानेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अलग दूरी मानेंगे और इन दोनों का एडिशन कर देंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, तो ये टोटल दूरी आ जाएगी हमारी पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। ओके, समझ में आ गया? ठीक। तो मान लेते हैं कि ये दूरी x है, ये दूरी y है। ओके। तब हम इन पॉइंटों का नामकरण कर देते हैं। इसको, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और यहाँ पर D मान लेते हैं। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि माना पनडुब्बी और युद्धपोत बिंदु B से क्रमशः x तथा y, ये डिस्टेंस मीटर में दिया है तो हम मीटर में मानेंगे, y मीटर पर हैं। ओके। इसका मतलब ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा।
तब पनडुब्बी व युद्धपोत के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगी, के बीच की दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक दूरी y है, तो टोटल दूरी हो जाएगी x + y मीटर। ओके, बस अब क्वेश्चन ख़त्म है। अब क्या है, अब आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा। इस वाले ट्रायंगल से x आ जाएगा और इस वाले ट्रायंगल से y, और दोनों को सम कर देंगे, उससे x + y आ जाएगा। ओके, त्रिभुज ABD में, सही माना है कि नहीं मैंने, ABD tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, 1000 और आधार x हो जाएगा। x मतलब AB। ओके, 1000/x। tan 30 का मान होता है 1/√3 = 1000/x। x इधर जाएगा, √3 इधर आएगा, x बराबर हो जाएगा 1000√3 मीटर। ओके, इसी प्रकार त्रिभुज BCD में, कौन से त्रिभुज में, इसमें BCD में tan 45 डिग्री बराबर लंब तो सेम ही रहेगा हमारा, ये 1000 मतलब BD ही तो लंब है। उसके बाद आधार हो जाएगा अपना BC, BC बराबर y माना है हमने, ठीक। तो लंब हो गया 1000 अपान आधार है y। tan 45 का मान होता है 1 = 1000/y। अब y इधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1000 मीटर। मान लेंगे अतः युद्ध पोत व पनडुब्बी के बीच की दूरी, पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर x + y = 1000√3 + y बराबर 1000। 1000 कॉमन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में बचेगा अंदर √3 + 1 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 और 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, अगर ये कोई मीनार है तो बोला कि मीनार के आधार से मतलब यहाँ से सरल रेखा में, और सरल रेखा इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, दो बिंदु 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर, मतलब टोटल यहाँ से आधार से यहाँ तक 9 मीटर की दूरी पर स्थिति हैं। ओके, और बोल रहा है कि स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ओके, अगर हम मान लेते हैं यहाँ कोई मीनार है तो यहाँ से ये हो जाएगा आधार, ये मीनार का आधार है और इसको बोलेंगे हम शिखर। ठीक है, तो यहाँ से सरल रेखा में, मतलब सरल रेखा इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, हम मान लेते हैं इधर वाली सरल रेखा में एक 4 मीटर की दूरी पर और आधार से 9 मीटर की दूरी पर। ओके, 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं,
ठीक। तो बिंदुओं से मीनार के शिखर, मतलब यहाँ बिंदु से मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल पूरक हैं। अब पूरक कोण क्या होता है, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। तो पूरक कोण उसे बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोण थीटा है और ये कोण अल्फा है। ओके, तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण उसे बोलते हैं दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। ओके, ठीक है, पूरक कोण समझ में आया। इसका मतलब हमने ये थीटा माना है, ये अल्फा, तो पूरक कोण है ये दोनों। यहाँ पर थीटा व अल्फा पूरक कोण हैं। अतः थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। समझ में आया। थीटा और अल्फा पूरक कोण है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, और ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये टोटल डिस्टेंस 9 मीटर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 मीटर, सॉरी 9 माइनस 4 मीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। समझ में आया। ओके, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 5 मीटर। अब पॉइंटों का हम नामकरण कर देते हैं। इसको ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी पॉइंट मानते हैं। हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई h है, सॉरी हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ओके, हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ओके, तो आइए सिद्ध करते हैं। फिर हमने मीनार की ऊंचाई h माना है, तो ये h हो जाएगा। अब आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे, ट्रायंगल बी सी डी, ओके, और ट्रायंगल ए सी डी। अब दोनों में हम tan का फार्मूला यूज करेंगे। ओके, तो ट्रायंगल बी सी डी में tan अल्फा बराबर लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा 4 मीटर, h/4। ओके, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, tan थीटा बराबर आधार की लंब कितना है हमारा h है और आधार कितना हो जाएगा बी ए सी कितना है 9 मीटर। ओके, इसका मतलब आधार हो जाएगा h/9। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब हमको मालूम है कि थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री है। ठीक, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये अल्फा इधर प्लस में, इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब समीकरण 2 से tan थीटा बराबर h/9 और थीटा का मान हमने निकाला है 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर रख देंगे हम, तो थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा रख देंगे हम, तो
क्या बन जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर h/9। ओके, इतना समझ में आया? ओके, मैं मानता हूँ कि तब आपको समझ में आ गया। अब हमको मालूम होना चाहिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ओके, ऐसे ही sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ठीक, ओके। ये कहाँ पढ़ते हैं हम? त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में। ओके, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा थीटा की जगह अल्फा है, तो ये tan 90 डिग्री माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, cot अल्फा हो जाएगा। ओके, ठीक, तो ये बन जाएगा cot अल्फा बराबर h/9। ये हो जाएगा समीकरण 3। समझ में आया? फिर से देख लेते हैं। हमारा ये फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो वही फार्मूला हमने यहाँ यूज किया है। tan 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है यहाँ पे। अब यहाँ अल्फ़ा हो, ए हो, बी हो, हमसे क्या मतलब है? यहाँ थीटा की जगह ए है तो cot ए बन जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ बी है तो यहाँ cot बी बन जाएगा। हमसे थीटा ऊटा से हमसे क्या मतलब है? ये तो वेरिएबल है ना एक। यहाँ बी हो, सी हो, डी हो, ई एफ जी पी क्यू कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। यहाँ अगर अल्फ़ा रहेगा तो cot अल्फ़ा बनेगा, अगर थीटा है तो cot थीटा बनेगा। ओके, ठीक है। हमारा समीकरण एक क्या था? tan अल्फ़ा बराबर h/4, ये समीकरण एक था हमारा। ओके, अब समीकरण एक में भी अल्फ़ा है और समीकरण 3 दोनों में भी अल्फ़ा है। ओके, तो हमको एक फार्मूला और याद होगा कि tan अल्फ़ा बराबर होता है 1/cot अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा ले लो या तो थीटा, एंड ये फार्मूला सेम ही रहता है। ओके, तो यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है। इसका ध्यान देना है कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए बस। जैसे अब यहाँ पे मैं tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/cot 45 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं हम। तो tan अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot अल्फ़ा, ओके, इज इक्वल्स टू h/4। ये हो जाएगा cot अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/cot अल्फ़ा। ओके, ये h/4 इक्वल होगा। ठीक, अब cot अल्फ़ा बराबर हमने निकाला है यहाँ से समीकरण 3 से h/9। अब यहाँ cot अल्फ़ा रख देंगे हम। ओके, तो क्या बन जाएगा? 1/cot अल्फ़ा का मान है h/9 इज इक्वल्स टू h/4। ठीक है, अब 1/h/9 का मतलब क्या होता है? 1/h/9। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको गुणा में बदलेंगे तो 9/h हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक मैथ है ना, कक्षा 1-2 की मैथ है ये। अगर एक यहाँ 5/2/3 है, इसका मतलब क्या होता है? 5/2/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 × 3/2। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/h/9 में बेसिक सही कर देता हूँ एकदम, इज इक्वल्स टू h/4। अब इसको गुणा में बदलेंगे तो ये दोनों पलट जाएंगे, तो 9/h हो जाएगा इज इक्वल्स टू h/4। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 9 × 4 बराबर h × h। अब 9 चौक 36 होता है, h में मल्टीप्लाई करेंगे तो h² हो जाएगा। अगर x × x है तो x² हो जाता है, ऐसे ही h × h बराबर h² हो जाएगा। ओके, तो h बराबर हो जाएगा h² बराबर 36, तो h बराबर हो जाएगा अंदर √36। ओके,
एच का स्क्वायर इधर से हटेगा तो यहाँ अंदर रूट हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा अंदर रूट 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6। ओके, तो 6 इंटू 6, ये 6 का पेयर है, तो अंदर रूट से निकलेगा तो एक 6 बचेगा। ओके, एच बराबर 6 मीटर हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि h बराबर 6 मीटर, और h को हमने माना है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हो गई 6 मीटर। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ओके, समझ में आया? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओके, 21 बोला है कि एक मीनार, हम मान लेते हैं कि ये मीनार है और यहाँ पर कोई भवन है, बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु ये हो जाएगा। ओके, ये भवन है तो भवन का शिखर ये हो जाएगा शिखर। बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब ये जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण 30 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया? मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर यहाँ से आप भवन के शिखर को देखेंगे तो ये वाला कोण 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से यहाँ से मीनार के शिखर यहाँ का जो कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री। ओके, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, ये हो जाएगा मीनार का शिखर, और ये भवन का पाद बिंदु। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में बोला है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी, इस पॉइंट को सी, इसको डी मान लेते हैं, और मानते हैं कि भवन की ऊंचाई x मीटर है। माना भवन की ऊंचाई x मीटर है। मैंने यहाँ पे x माना है, आप h भी ले सकते हैं क्योंकि ऊंचाई को ज़्यादातर h से ही डिनोट करते हैं। ओके, मैं बार बार h मान रहा था, इससे बोर हो गया था, इसलिए x मान लिया मैंने। ठीक है, तो इस हाइट को मैंने x मान लिया है। अब आपको दो ट्रायंगल नज़र आएंगे इसमें, ट्रायंगल ABC। ओके, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें 60 डिग्री का एंगल है, लंब दिया है, आधार नहीं मालूम है। आधार दोनों ट्रायंगल का सेम है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC का। ओके, अगर आधार मिल जाएगा इसका, यहाँ लंब दिया है, यहाँ आधार मिल जाएगा, तो यहाँ पे tan का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ आधार मालूम रहेगा, ये लंब निकल जाएगा। ओके, ठीक है। त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? लंब है 50, लंब कितना है? BC अपान आधार AB। tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू BC कितना है? 50 अपान AB ही रहेगा। अब AB इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो AB बराबर हो जाएगा 50/√3 मीटर। ओके, अब त्रिभुज ABD में tan
30 डिग्री बराबर लंब कितना है AD अपान आधार AB को निकाला है हमने 50/√3 AD अपान AB। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल्स टू AD निकाला है हमने AD अपान AB बराबर 50/√3। ठीक, अब AD बराबर हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बराबर हो जाएगा 1/√3 गुणे 50/√3। ये इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अब AD बराबर हो जाएगा 50/√3 गुणे √3 3 हो जाएगा मीटर। यही हो जाएगा आंसर। भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर है। ओके, समझ में आया? आई होप आप लोगों को चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि समझ में आ गया। ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नया लेक्चर, अगर नया वीडियो कोई जाता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।